बारिश में जेठानी के घर आया देवरानी का पूरा परिवार। वसंती आंटी, सुमित्रा आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तू क्यों परेशान हो रही है बहू? हम तो बस थोड़ी देर गपशप करने आए हैं, इसमें चाय बनाने की क्या जरूरत है? अरे बाहर देखिए कैसे रिमझिम बारिश बरस रही है। ऐसे मौसम में चाय किसको पसंद नहीं होती। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मम्मी, बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं बारिश में जाकर नहा लूं? हाँ मम्मी, मुझे भी बारिश में नहाना है। ठीक है बच्चों, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अपवित्रा रसोई से चाय समोसे बनाकर हॉल में ले आती है और सबको देती है। शाबाश बहू, ऐसे ही जब घर में मेहमान आए तो उनकी सेवा में अपनी जी जान लगा दे। हाँ हाँ, तेरी बहू तो ऐसा ही करती है, तुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हम जब भी आते हैं वो ऐसा ही हमारी सेवा करती है। लेकिन अब तो ये बता कि तू अपने दूसरे बेटे की शादी कब कर रही है? हाँ, अब छोटे बेटे की शादी ही करनी है। लड़की देख रही हूँ, अभी कोई पसंद नहीं आई है। चल फिर तो जल्दी जल्दी ढूंढ लड़की, हम भी आएंगे शादी में। बाकी चल हम चलते हैं। अब कुछ हफ्ते के बाद कात्यायनी अपने घर में पंडित बुलवाती है। बेटा प्रवीण, यहाँ बैठो। देखो, पंडित जी कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, तुम अपने लिए कोई एक लड़की पसंद कर लो। अरे माँ, मैं क्या पसंद करूँ? आप जिसे पसंद करेंगी मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है। हाँ, ये लड़की तो अच्छी लग रही है। पंडित जी कुछ बताइए इसके बारे में। जी, ये लड़की तो बहुत गुणी है और एक अमीर परिवार से है। अपने माँ बाप की इकलौती है। इस घर में आई तो अच्छा दहेज लेकर भी आएगी। अब ये सुनकर कात्यायनी की आंखें चमक उठती हैं। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगी। अब खुशी खुशी अगले ही दिन सब लोग लड़की के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग आ गए, आइए अंदर आइए ना, बैठिए। निशा बेटी, जा अपने हाथ से सबके लिए चाय बना कर ले आओ। अब निशा, जो जरूरत से ज्यादा मुंह फट होती है, वो इतरा कर कहती है, मम्मी मैं क्यों चाय बनाऊं? इस घर में नौकर है तो आप उन्हें बोल दीजिए। अरे मैं क्षमा चाहती हूँ, आप लोगों को बुरा लगा होगा। ये ऐसी ही है, मुंह फट, कभी भी कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं, अब जब घर में नौकर हैं तो बेटी क्यों ही कष्ट करेगी। नौकर को ही कहिए, वो चाय ले आएंगे। अब घर के नौकर चाय लाकर कात्यायनी के परिवार वालों को पीने को देते हैं। जी आपका बेटा तो मुझे बहुत पसंद है, काफी समझदार लगते हैं ये। हाँ, पढ़ा लिखा है और अपनी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर है। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। अब तो बस आप एक अच्छा मुहूर्त निकलवाइए। जी जी बिल्कुल, मैं जल्द ही एक अच्छा मुहूर्त निकलवाती हूँ। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ हफ्ते के बाद गायत्री एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती है और फिर उसी शुभ मुहूर्त में निशा और प्रवीण की पूरी विधि विधान और धूमधाम के साथ शादी होती है। अब शादी करके निशा एक लग्जरी गाड़ी में अपने ससुराल आती है। वहीं निशा के घर की चौखट पर खड़े होते ही कुछ मजदूर घर के अंदर दहेज का सामान लेकर आने लगते हैं। बाप रे कात्यायनी, तेरी छोटी बहू तो जितनी बड़ी गाड़ी में आई है उतना ही बड़ा बड़ा दहेज भी लाई है। सच में पूरा घर सामान से भर गया है। हाँ, छोटी बहू मेरी काफी अमीर और पैसे वाले घर से है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब निशा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। अब घर में घुसते ही अमीर निशा ससुराल वालों की चीजों में कमियां निकालना शुरू कर देती है। मम्मी जी, हमारे घर की फर्श इतनी नॉर्मल क्यों है? आप लोगों ने संगमरमर का पत्थर नहीं लगा रखा। सोफा भी कितना ओल्ड फैशन का है। छोटी बहू, ये सब तो बहुत महंगी चीजें हैं। हम लोगों ने तो बड़ी मुश्किल से यही घर बनवाया है, जिसमें ज्यादा योगदान तुम्हारे जेठ जी का है। पापा जी ठीक कह रहे हैं। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। अब निशा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है। अरे तुम ऐसे कमरे में रहते हो प्रवीण? यहाँ तो एसी भी नहीं है, बेड भी काफी नॉर्मल लग रहा है। इस पर नींद कैसे आएगी? अरे ये बहुत कंफर्टेबल है, तुम सोकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब निशा जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन सुबह निशा उठकर रसोई में आती है, जहाँ रसोई की बनावट काफी मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है। अरे ये क्या, रसोई में चिमनी नहीं है, इंडक्शन नहीं है, ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और ये लाइटर, इससे तो ये गैस जल ही नहीं रहा है। कोई है यहाँ? मम्मी जी यहाँ आइए। तभी वहाँ उसकी जेठानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, गैस नहीं जल रहा क्या? लाइए मैं जला देती हूँ। एक्सक्यूज मी,
आप मम्मी जी हैं? मैंने आपसे बात की, मैंने मम्मी जी को बुलाया है। अब रसोई में कात्यायनी आती है। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही है? परेशान नहीं तो और क्या हूँ। मम्मी जी ये कैसा चूल्हा है आपके रसोई में, और ये लाइटर, इसे लेके मैं कब से खटर खटर कर रही हूँ, लेकिन आपका ये चूल्हा जलता ही नहीं है। या इंडक्शन क्यों नहीं है, और रसोई में चिमनी भी नहीं है। या इतनी गर्मी में खाना बनाकर तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। अच्छा, तू बाहर चल, बड़ी बहू खाना तू बना ले। अब पवित्रा ही सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती है। और अब कुछ ही हफ्तों में निशा अपने पापा से पैसे मांगती है और फिर अपने ससुराल के घर के फर्श पर मार्बल लगवाती है। रसोई में इंडक्शन और चिमनी जैसी फैसिलिटीज करवा देती है और साथ ही अपने कमरे को वो लग्जरी कमरा बनवा देती है। और घर के हॉल में रखा सालों पुराना सोफा हटाकर निशा वहाँ इटालियन सोफा लगवाती है। ये चकाचौंध देख कात्यायनी, बहू तूने तो इस घर में आकर इस घर का नक्शा ही बदल दिया। कितना आलीशान लग रहा है ये घर। जी माँ जी, ये सब मेरी मेहरबानी है। बाकी आपकी बड़ी बहू तो बस टुकुर टुकुर सारी चीज देख रही है। एक बार भी मम्मी जी इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि कितना खर्च हो रहा है और कितना पैसा चाहिए। बड़ी बहू कैसे बोलेगी बहू, इसके पति की इतनी कमाई ही कहाँ है। देवरानी जी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपको पैसे की भी जरूरत है। खैर आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, आप तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ पूछना जरूरी भी नहीं समझा। अब धीरे धीरे निशा अपनी जेठानी से काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है। अब एक दिन पवित्रा के बच्चे स्कूल से भीगते हुए अपनी माँ के साथ घर आ रहे होते हैं। मम्मी घर चल के ना आप हमें मैगी खिलाना। हाँ मम्मी, बारिश में मैगी खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम घर जाते ही मैगी खाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को मैगी बनाकर खिलाऊंगी। अब पवित्रा अपने बच्चों को लेकर घर आती है और फिर उनके लिए गर्मा गर्म मैगी और पास्ता बनाती है। वहीं अपने लिए वो वेज पुलाव बनाती है। फिर कुछ देर के बाद वो डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों का, अपना और अपनी सास का खाना लगाती है। बच्चे बड़ी खुशी से मैगी खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ निशा आती है। ये क्या जेठानी जी, ये चाइनीज नूडल्स और पास्ता मैंने अपने लिए रखे थे और आपने इन्हें अपने बच्चों को बनाकर खिला दिया। अगर आपके बच्चों को इतना ही पसंद है ये सब खाना, तो आप अपने पति को क्यों नहीं कहती हैं कि वो ला कर दे आपको। तभी वहाँ प्रवीण आता है। अरे ऐसे क्यों कह रही हो निशा, इस घर में क्या तेरा और क्या मेरा, बच्चों ने ही तो खाया है। मैं दोबारा ला दूंगा मैगी पास्ता। हाँ ये तो चाहती है जेठानी जी कि तुम और मैं इस घर में चीजों की पूर्ति करते रहें और ये उनका आराम से फायदा उठाती रहे। माँ जी आप चुप क्यों है, कुछ कहती क्यों नहीं। हाँ छोटी बहू ठीक कह रही है, जो कुछ इस घर में छोटी बहू ने आकर किया है वो कभी बड़ी बहू ने नहीं किया, ना ही उसके पति ने किया है। सारा पैसा तो छोटी बहू और उसके पति का ही लगा है। हाँ तो बस फिर अब मैं तो यही कहूँगी मम्मी जी कि आप जेठ जी और जेठानी जी को कहिए कि वो अपना कोई दूसरा बंदोबस्त कर ले। इस घर में मैं अब और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ी बहू तूने सुन लिया, जा चली जा यहाँ से। अब सामने से आता रणवीर। हाँ माँ, सब कुछ सुन लिया और बहुत अच्छे से सुन लिया। अब हमें इस घर में एक सेकंड भी नहीं रहना। उठो पवित्रा, बच्चों को लो और सामान पैक करो। अरे कहाँ जा रहा है बेटा तू? ये लोग पागल हो गए हैं। तेरी माँ भी चकाचौंध में पागल हो गई है। अरे तुम भूल गई क्या कि हमारे बेटे ने कैसे भूखे पेट रहकर इस घर की एक एक ईंट जोड़ी है। बेटा तेरे तो होठ सूख गए हैं लेबर मिस्त्रियों के साथ काम कर करके। चल एक रोटी तो खा ले कम से कम। हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं, सुबह से भूखे प्यासे आप इस घर की ईंटों को जोड़ रहे हैं। चलिए कुछ खा लीजिए। चल ना बेटा कुछ खा ले, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी ऐसे। पिताजी माँ, घर बनाना इतना आसान थोड़ी है। घर बनाते बनाते इंसान का शरीर टूट जाता है, होठ सूखने लगते हैं। और मैंने तो इतनी मेहनत करके अभी बस इस घर की एक छत डाली है, दूसरी छत डालनी तो अभी भी बाकी है। कितनी मेहनत करके तू हम लोगों के लिए ये घर बना रहा है ना बेटा। ऐसा बेटा भगवान सबको दे, पर अब एक रोटी खा ले। तुम वो सब कैसे भूल सकती हो कात्यायनी? हाँ, कितनी मेहनत से बड़े बेटे ने ये घर बनवाया था। कुछ मेहनत नहीं की है जेठ जी ने। जेठ जी ने तो बस एक ढांचा खड़ा कर दिया था। इस घर को असली घर तो मैंने बनाया है। हाँ जो किया है तुमने ही किया है, और शायद मेरे छोटे भाई ने ही किया है। हाँ हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से। इस घर की असली मालकिन तुम और मेरा छोटा भाई ही है।
अब गुस्से से रणवीर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपना सामान पैक करता है और घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही मौसम काफी खराब होने लगता है। तेज तेज बारिश और बिजलियां कड़कने लगती हैं। जी, इस मूसलाधार बारिश में हम अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं किराए का मकान मिल ही जाएगा। पवित्रा, तुम चिंता मत करो। अब रणवीर एक छोटा सा घर किराए पर खरीदता है और उसमें अपने परिवार वालों के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। मॉनसून का मौसम होने के कारण आए दिन बारिश होती है और पवित्रा का फूस का घर टपकने लगता है। मम्मी, मैं तो गीला हो रहा हूँ यहाँ। हर जगह से बारिश का पानी टपक रहा है घर में। जी, इस घर की छत कितनी ज्यादा टपकती है। ऐसे में अगर कोई मेहमान घर आ जाएगा तो हम उसे कहाँ बैठाएंगे? अरे रुको, मैं छत की मरम्मत करके आता हूँ। अब रणवीर छत पर चढ़कर छत के ऊपर कुछ सूखे घास और पन्नी का तिरपाल लगाता है और उसी घर में दिन गुजारता है। दूसरी तरफ पवित्रा के घर से निकलते ही निशा अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगती है। वहीं एक दिन जब कात्यायनी बारिश में भीगती हुई मंदिर से घर आ रही होती है तो उसका पैर कीचड़ में फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। तभी कुछ औरतें आकर कात्यायनी को उठाने में मदद करती हैं। कात्यायनी, ठीक से चलो ना, देखो बारिश की वजह से वैसे ही आसपास इतना कीचड़ है। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। अब बसंती और सुमित्रा कात्यायनी को लेकर उसके घर आती हैं। कात्यायनी के सिर पर चोट, साड़ी पर कीचड़ और चप्पल में गंदगी लगी हुई होती है। अरे ये कैसी हालत हो गई मम्मी जी आपकी? और आप लोग सीधा घर के अंदर ही घुसे जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता क्या? अरे बहू, तेरी सास बारिश में गिर गई थी मंदिर से आते वक्त। जा इसकी साड़ी बदल दे और इसके सर पर जो चोट लगी है उस पर दवा लगा देना। अब इतना कहकर सुमित्रा और बसंती वहां से चली जाती हैं। तभी निशा पोछा लाकर अपनी सास के सामने फेंकती है। मम्मी जी, सारी चीज बाद में होगी। पहले आपकी जो वो पड़ोसी मेरे संगमरमर के फर्श को गंदा करके गई है ना, पहले आप इसे साफ कीजिए और फिर नहाकर साफ सुथरे कपड़े में मेरे पास आइए। बहू, मुझसे पोछा नहीं लगाया जाता। ये सब तो बड़ी बहू करती थी। जेठानी जी बेवकूफ थी, गरीब थी, इसलिए आपकी गुलामी करती थी और मैं अमीर हूँ। मैंने आपके घर में संगमरमर के पत्थर लगवा दिए। ये क्या कम है जो अब मैं नौकरानी की तरह घर की साफ सफाई भी करूँ? चलिए साफ कीजिए फटाफट इस कीचड़ को। अब कात्यायनी फर्श की सारी गंदगी खुद ही साफ करती है, फिर नहाकर दूसरे कपड़े पहनकर सोफे पर बैठती है। छोटी बहू, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। मेरे सर पर जो चोट आई है उससे मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है। इतने अच्छे मौसम में मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज छोड़कर आपके लिए चाय बनाऊं? आपका दिमाग खराब है क्या? जाइए, जाकर खुद अपने लिए चाय बना लीजिए। अब कात्यायनी को पहली बार एहसास होता है कि इस लहजे में कभी उसकी बड़ी बहू ने उससे बात नहीं की थी। अब नम आंखों से कात्यायनी खुद रसोई में आती है और अपने लिए चाय बनाती है। तभी कात्यायनी की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहां उसकी बड़ी बहू पवित्रा घर के आंगन में बनी मिट्टी की रसोई में गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना रही होती है। और पकौड़े दूं आपको? बच्चों, तुम्हें चाहिए? मम्मी, मुझे आलू के पकौड़े चाहिए। एक काम करो, मुझे भी गोभी और पालक के पकौड़े दे दो। बहुत स्वादिष्ट बने हैं ये, और बारिश में ये सब खाकर तो मजा ही आ गया। आज बहू यहाँ होती तो शायद मेरे जख्मों पर मलहम लगाती और फिर चाय भी बना कर देती। खैर, कोई बात नहीं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन निशा छत पर बारिश में आईफोन से अपनी वीडियो शूट कर रही होती है। हेलो गाइस, आज का मौसम बहुत सुहाना है। मुझे बारिश और बारिश में भीगना बहुत पसंद है। अब निशा इतना कहती है कि तभी डोरबेल बजती है। ओह गॉड, कौन कमबख्त इस वक्त आ गया? अब निशा फोन बंद करके नीचे आती है और दरवाजा खोलती है, जहां दरवाजे पर उसकी शादीशुदा ननद, ननद के पति और उसके बच्चे होते हैं। अरे ननद जी, आप यहाँ? इतनी बारिश में आप यहाँ क्या करने आई हैं? तभी कात्यायनी वहां आती है। अरे बेटी तू, दामाद जी, अरे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं दोनों। चलो चलो अंदर चलो। अब ये देख निशा गुस्से से लाल पीली हो जाती है। इतने में बच्चे सोफे पर चढ़कर कूदने लगते हैं। वहीं कात्यायनी का दामाद गंदे जूते के साथ पूरे घर में घूमते हुए फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ जी, अभी मौसम ठीक नहीं है बारिश की वजह से, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। वही मोहिनी एक सफेद टॉवल से अपने शरीर पर लगे कीचड़ को साफ करने लगती है। ये सब देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। अब निशा सबसे पहले मोहिनी के बच्चों को सोफे से उतारकर उन्हें खींचकर चाटा लगा देती है।
ये क्या बदतमीजी है, ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए हो, फिर भी एक जगह ढंग से बैठ नहीं सकते, जो सोफे पर कूद कूद कर सोफा गंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है कितनी कीमत है इस सोफे की? और ननन जी, आपको कोई और टॉवल नहीं मिला क्या, जो मेरे सफेद टॉवल से अपनी गंदगी साफ कर रही हैं? और अपने पति को देखिए, ये नहीं कि जूते उतार ले, पूरे घर में गंदे जूते पहनकर घूम रहे हैं। अरे बहू, ऐसे क्यों बात कर रही है मेरी बेटी और उनके बच्चों से? बच्चों को भी थप्पड़ मार दिया तूने। अरे मैं कर दूंगी साफ सफाई, और बेटी तू जा और बच्चों को भी नहलाकर उनके कपड़े बदल दे। दामाद जी जाइए, आप भी चेंज कर लीजिए। अब मोहिनी नहाकर अपने बच्चे और पति के साथ हॉल में आती है, जहां उसकी माँ जमीन पर लगे सभी कीचड़ को साफ कर रही होती है। अरे माँ, आप क्यों साफ कर रही हैं? भाभी, आपका फर्श इतना गंदा हो गया था क्या, जो आप लगे हाथ ही साफ सफाई करवाने लग गई मेरी माँ से? मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ, थोड़ी भूख तो मुझे भी लग रही है। कुछ बना नहीं है क्या खाने का अभी तक? बारिश हो रही है, इस अच्छे मौसम में गर्मा गर्म शाही चिकन बिरयानी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ रुको छोटी भाभी, हमारे आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। आपने अभी तक हमारे लिए कुछ बनाया नहीं क्या खाने का? मुझे आकाशवाणी हो रही थी क्या कि आप लोग आने वाले हो? एक तो बिना बताए बारिश जैसे मौसम में आप इतनी गंदगी के साथ मेरे घर में आ गए, और अब खाने की फरमाइश कर रहे हैं। अरे बहू, ऐसे क्यों बोलती है तू? जा, मैं खुद बना लूंगी सबके लिए खाना। 1 मिनट माँ, मैं कब से देख रही हूँ सारा काम आप ही कर रही हो। बड़ी भाभी और उनके बच्चे कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटी, वो घर में कुछ आपसी विवाद हो गए थे, जिस वजह से बड़ी बहू अब अलग रहती है, यही पास में किराए के घर पर। अच्छा, तभी तो छोटी भाभी अपना रंग दिखा रही है। पर सच बताऊं ना माँ, आज तक बड़ी भाभी ने ऐसा नहीं किया। अगर बड़ी भाभी यहाँ होती ना, तो अब तक बच्चों को न जाने क्या क्या बनाकर खिला रही होती, और मेरे पति से भी ऐसे पेश नहीं आती। लेकिन अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आकर अपने भैया भाभी पर बोझ बन गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। शुक्र है आपने जाने का फैसला ले लिया। मैं तो सोच में बैठ गई थी कि अगर घर का राशन खत्म हो गया तो इतनी बारिश में राशन कैसे आएगा। अब ये सब सुनकर मोहिनी की आंखें भर आती हैं और वो अपने बच्चों और पति के साथ घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन आधे रास्ते में ही उसे उसकी बड़ी भाभी नजर आती हैं। अरे ननन जी, आप लोग कब आए थे? चलिए ना मेरे घर, आप लोग मुझसे नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, खामखा आप बारिश में परेशान हो जाएंगी। अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अपनों से भला कोई कभी परेशान होता है क्या? चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब सभी लोग पवित्रा के साथ पवित्रा के छोटे से घर में आते हैं। अरे बहन तू, जीजा जी नमस्ते। पवित्रा जाओ जरा सबके लिए कुछ अच्छा सा बना लाओ। अब पवित्रा घर के आंगन में ही खटिया लगाती है, जहां बारिश की हल्की हल्की फुहार के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सब वहीं बैठते हैं और इसी सुहाने मौसम में पवित्रा सबके लिए चाय पकौड़े, बच्चों के लिए मैगी और भुजा नमकीन तैयार करती है और फिर सबको खाने को देती है। भाभी पता है, छोटी भाभी ने तो पूरे घर पर कब्जा सा कर लिया है। मेरे बच्चों और मेरे पति के साथ तो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे हम कोई गैर हैं। सच में ननद के परिवार की इज्जत जितनी आप कर रही है ना, उतनी आपकी देवरानी ने नहीं की। अब बैल्कनी में खड़ी कात्यायनी ये दृश्य देखकर, हे भगवान, बड़ी बहू तो अलग होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जबकि तेरे घर में तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है। तभी वहाँ पर विनोद आता है। देख रही हो कात्यायनी, हमारी बेटी दामाद हमारे घर से कभी भूखे पेट नहीं गए थे, लेकिन आज वो यहाँ से बिना कुछ खाए चले गए। वो तो शुक्र है बड़ी बहू का, जो वो अपने छोटे से घर में बिठाकर उन्हें चाय नाश्ता करवा रही है, वो भी खुशी खुशी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन ऑफिस में प्रवीण काम कर रहा होता है कि तभी उसके दोस्त का फोन आता है। हेलो, हाँ और बता, कैसे फोन किया तूने? अरे कुछ नहीं भाई, शहर आए थे, मैं राजू पवन, तो सोचा तुझसे भी मिलते हुए चले जाएं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। तू बता, ऐसे मौसम में मिलने आए कि नहीं? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, मेरे जिगरी यार हो तुम लोग, घर पहुंचो, भाभी तुम्हारा वहां तब तक स्वागत करेंगी। इतने में मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ। अब पवन, राजू और नीरज बारिश में भीगते हुए अपने दोस्त प्रवीण के घर पहुँचते हैं। बेल बजाते ही निशा दरवाजा खोलती है। जी, आप लोग कौन और यहाँ किस लिए आए हैं? भाभी जी, हम लोग प्रवीण के खास दोस्त हैं और हम लोग उससे मिलने आए हैं। उसने कहा कि ऑफिस से निकल चुका है वो। हाँ, और ये भी उसने कहा कि जब तक वो ऑफिस से घर नहीं पहुंचता तब तक हम घर पर ही रहें, भाभी हमारा स्वागत करेंगी। अच्छा, ऐसा कहा तुम्हारे दोस्त प्रवीण ने?
पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी ऐरे गहरे की स्वागत में लग जाऊं। और ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए हो, पूरे जूते में बारिश का पानी भरा हुआ है, शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही है तुम सबके। अरे भाभी जी, घर में नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, लेकिन इतना जलील तो मत कीजिए। अब प्रवीण के सारे दोस्त गुस्से में मूसलाधार बारिश में वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर उनकी नजर पवित्रा पर जाती है, जो छाता लिए किराए की दुकान पर राशन खरीद रही होती है। अरे तुम लोग यहाँ पर कब आए? तुम लोग मेरे छोटे भाई की तरह हो। देवर जी कहाँ है? चलो ना घर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय समोसे बना देती हूँ। अब पवित्रा सबको अपने घर में बिठाकर उनके लिए चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़े, सैंडविच बनाकर तैयार करती है और उन्हें खाने को देती है। और लो ना समोसे। अरे बस बस भाभी, रहने दीजिए। आपकी देवरानी ने तो हमें जलील करके भगा दिया था और आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। क्या उन्होंने भगा दिया था? हाँ भाभी, उन्होंने हमारे कपड़े से लेकर हमारे चाल ढाल सबका मजाक बनाया। खैर कोई बात नहीं, आपने हमसे बात की, हमारा हालचाल पूछा, हमारे लिए यही बहुत है। अब हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ कात्यायनी अपनी बहू निशा से, छोटी बहू, तूने राजू, पवन और नीरज को दरवाजे से ही भगा दिया। तू जानती है वो मेरे बेटे के जिगरी यार है। 5 साल की उम्र से इन तीनों का इस घर में आना जाना है। माँ जी, जिगरी यार है तो क्या कभी भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएंगे? उनके कपड़े पता है कितने ज्यादा गंदे थे। और वैसे भी इस घर का रिनोवेट मैंने इसलिए नहीं करवाया है कि कोई भी कभी भी आकर इस घर में ऐश मौज करके चला जाए। इतने में वहाँ प्रवीण भी घर पहुँच जाता है और सब कुछ सुन लेता है। तुम्हें इस तरह से मेरे दोस्तों को नहीं भगाना चाहिए था निशा, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है आज तक बड़ी भाभी ने ऐसा कभी नहीं किया उनके साथ। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बड़ी भाभी ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। इसी तरह एक दिन तेज बारिश में पवित्रा घर के बाहर पकौड़े तल रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी देवरानी पर जाती है, जो बालकनी में खड़ी होकर ब्लैक कॉफी पी रही होती है। देवरानी जी, गर्मा गर्म पकौड़े तल रही हूँ, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। आप बोलो तो आपके लिए भी लेके आऊं? नो थैंक्स, मैं इतनी अनहाइजीनिक और ऑयली खाना नहीं खाती। अब इसी तरह एक दिन तेज बारिश में सड़क पर पवित्रा के बच्चे खेल कूद रहे होते हैं और फिर खेलते खेलते वो अपनी चाची के घर में घुसकर उसके कमरे में उसके बिस्तर पर कूदने लगते हैं। चल टीवी चलाते हैं और कार्टून भी देखेंगे। हाँ, मैं डोरेमोन देखूंगा, जल्दी लगा ना डोरेमोन। इतने में वहाँ निशा आती है और वो देखती है कि उसके बिस्तर से लेकर फर्श तक कीचड़ के निशान हैं। ये देख निशा खुशी और पिंटू के गाल पर खींचकर चांटा लगा देती है और उनके कान मरोड़कर उन्हें बाहर लेकर आती है। अरे बहू, ये क्या बच्चों को क्यों मार रही है? इन बच्चों की क्या गलती है? अरे माँ जी, आपको पता है ये बच्चे मेरे कमरे में घुसकर हर एक चीज को गंदा कर रहे हैं। 1 लाख के गद्दे पर इन्होंने कीचड़ लगा दिया। 50,000 रुपए की टीवी के रिमोट को इन्होंने अपने गंदे हाथ से छू दिया। इनकी औकात है ये सब देखने की? इतने में वहाँ पवित्रा आती है, जो सारी बातें सुन लेती है। ठीक है देवरानी जी, मेरे बच्चों की औकात नहीं है, वो ना समझ है और उन्हें पता भी नहीं था कि छोटी चाची के कमरे में जाने का नतीजा ये होगा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वहीं रणवीर ये सब जानकर, उस घर को बनाने के लिए तुम और मैं पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे और आज तुम्हारी देवरानी ने उस घर में थोड़ी सी सुविधा क्या दे दी, वो उस पूरे घर की मालकिन बन बैठी है। अब इसी तरह एक दिन विनोद और कात्यायनी अपने कमरे में। कात्यायनी, अब तो तुम्हें एहसास होता होगा ना कि बड़ी बहू को घर से निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जी, अब पछतावा तो बहुत होता है, लेकिन क्या करूं? अरे मेरी बड़ी बहू तो इस घर से दूर होकर भी रिश्तों को संभाल रही है। बेटी दामाद को भी उसी ने पना दिया अपने यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहू सिर्फ हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा करती है? हाँ, क्यों ना एक बार हम इसके परिवार वालों को भी बुला कर देखें। हाँ, यही ठीक होगा। उनके माँ बाप को भी तो पता चले उनकी बेटी का रवैया कैसा है लोगों के प्रति। अब अगले दिन रात को तेज बारिश में निशा के मम्मी पापा, भैया भाभी और उनके बच्चे घर आते हैं। अरे अरे, आ गए आप लोग। बारिश बहुत हो रही है बाहर, है ना? आइए। इतने में वहाँ निशा और प्रवीण आते हैं। बाप रे, रात के 10 बजे इतनी बारिश में कोई किसी के घर आता है क्या? भैया भाभी, बच्चे, मम्मी पापा, पूरा खानदान उठकर आ गया है। किसने बुलाया आपको यहाँ पर? अरे निशा, अपनी मम्मी पापा से तुम ऐसे बात करती हो? बेटी, हमें यहाँ पर तुम्हारे सास ससुर ने बुलाया है। कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो मानसून में बारिश का आनंद उनके घर पर ही लें।
अच्छा, इन लोगों ने बुलाया है आपको? फिर तो खातिरदारी भी यही करेंगे आपकी, मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे निशा, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे कपड़े बदलने के लिए कोई दूसरी साड़ी तो दे दो। मम्मी जी, आपने बुलाया है तो आप इन्हें कपड़े दीजिए और मेरी माँ को भी दे दीजिएगा। अरे पर इन लोगों को कुछ खाने के लिए तो दे दो ना बनाकर। अब निशा चिढ़कर रसोई में आती है और अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और फिर उन्हें खाने को देती है। कुछ देर के बाद चिंकी निशा के कमरे में। बुआ बुआ, मैं रात को कार्टून देखकर सोती हूँ, तो मैं आपके कमरे में सो जाऊँ? निकलो बाहर, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से हॉल में सो जाना। अब निशा खुद तो अपने कमरे में एसी चलाकर सो जाती है और अपने परिवार वालों को हॉल में सुलाती है, जहां उन्हें पूरी रात मच्छर काटते हैं। अगले दिन गंदे कपड़ों का ढेर लगाकर निशा अपनी भाभी के सामने फेंकती है। आपने इन कपड़ों को धोए क्यों नहीं? चलिए वॉश कीजिए इसे, यहाँ कोई आपका नौकर नहीं है। ये क्या बेटी, तू घर आती है तो क्या तेरी भाभी तुझसे कोई काम करवाती है जो तू यहाँ उससे काम करवा रही है? मैंने कहा था आपको यहाँ आने को, अब आए हो तो काम करो। अब दीपिका उदास होकर सारे गंदे कपड़े धोने लगती है। इसके बाद निशा पूरे दिन खाने का कुछ नहीं बनाती है और उसके परिवार वाले अब भूख से तरसने लगते हैं। अरे निशा, तूने खाना नहीं बनाया क्या? तेरी भाभी, मम्मी, बच्चे सब भूखे हैं। हाँ, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना निशा। कितना खाते हैं आप लोग? 10 बार खाना नहीं बनेगा, राशन कम है। अरे रुको, मैं बना कर लाती हूँ। ये तो कुछ भी बोलती है। अब ये सब देखकर दीपिका अगले दिन अपना सारा सामान पैक कर लेती है। चलिए मम्मी जी, अब हम यहाँ 1 सेकंड नहीं रहेंगे। अरे पर क्यों, क्या हुआ? रुकिए ना, अभी तो आए 2 दिन नहीं हुए हैं। नहीं समदन जी, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरी बेटी हमें यहाँ देखकर परेशान हो रही है। वो ना हमसे खाना पूछती है ना पानी, इससे तो अच्छा हम अपने घर पर ही रहते। अब निशा के परिवार वाले अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं कि तभी उन्हें पवित्रा दिखती है। वहीं पवित्रा पास आकर अपनी देवरानी की माँ और उसके पिता को प्रणाम करती है। खुश रहो बेटी, तुम यहाँ कैसे? जी वो बस उस घर में थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी तो मैं अलग रहने लगी। आइए ना मेरे घर में, आप तो मुझसे मिले बगैर ही जा रही हैं। अब पवित्रा जबरदस्ती अपनी देवरानी के परिवार को अपने घर में बुलाती है। भाभी रुकिए, मैं आपको साड़ी देती हूँ, ये साड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ जी, आप भी कपड़े बदल लीजिए। अब पवित्रा अपनी सुंदर 2 साड़ियां निकालकर अपनी देवरानी की माँ और उसकी भाभी को पहनने को देती है। कपड़े बदलने के बाद, शुक्रिया बेटी, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ सच में, ये साड़ी बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। अब पवित्रा चूल्हे के पास बैठकर शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूरी बनाती है और वहीं उसका पति बच्चों के लिए मोमोज लेकर आता है। चलो बच्चों, बारिश में गर्मा गर्म चटपटे मोमोज खा लो। या बल्ले बल्ले, हम तो मोमोज खाएंगे। बल्ले बल्ले, मैं भी मोमोज खाऊंगा। दूसरी तरफ दीपिका, उसका पति, गायत्री, उदय प्लेट में तरह तरह के पकवान खा रहे होते हैं। ठीक है बेटी, हम खाने के बाद चले जाएंगे। अरे नहीं, फोन में दिखा रहे हैं कि अभी 7 दिन तक ऐसे ही बारिश आएगी और सड़क पर तो कोई बस, रिक्शा या ऑटो भी नहीं मिल रही है। रास्ता बहुत खराब है। हाँ तो फिर तय हुआ कि अब 1 हफ्ते तक देवरानी जी का पूरा परिवार यही रहेगा। अरे बेटी, हमारी खुद की बेटी ने हमें पूछा नहीं और तुम हमें 1 हफ्ते यहाँ रोक रही हो। तुम्हारे पास तो खुद खाने पीने की दिक्कत होगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। घर बेशक छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है हमारा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। दूसरी तरफ पड़ोसी ये सारा नजारा देखकर, देख रही हो सुमित्रा, कात्यायनी की अमीर बहू ने अपने ही घर वालों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया है। हाँ, बस प्राइवेसी करती रहती है। अरे पता नहीं कितनी प्राइवेसी चाहिए जो अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया। वही जेठानी को देखो, भारी बारिश में इतने छोटे से घर में देवरानी के परिवार की देखभाल कर रही है। अब अगले दिन पवित्रा के घर में बच्चे लूडो खेल रहे होते हैं और गायत्री, दीपिका और पवित्रा आपस में हंसी ठहाका कर रही होती हैं। वहीं कात्यायनी घर के बाहर खिड़की से ये सारा नजारा देख रही होती है। तभी पवित्रा की नजर खिड़की पर जाती है। अरे माँ जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर आइए ना, बाहर वैसे भी बारिश हो रही है। अब पवित्रा अपनी सास को अंदर लेकर आती है तो देखती है कि उसकी आंखें नम हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ी बहू, पैसों के लालच में मैंने तेरे जैसी जिम्मेदार बहू को घर पर बाहर कर दिया।
आज मुझे एहसास होता है कि उस घर में पैसा दौलत शहरत सब कुछ है, लेकिन लोगों की इज्जत नहीं। असलियत में तो सभी रिश्तों की इज्जत तू कर रही है। अच्छा, अब आप रोना बंद कीजिए और जो हो उसे भूल जाइए। अब धीरे धीरे सभी लोग ज्यादा से ज्यादा समय पवित्रा के घर में बिताने लगते हैं। वहीं निशा का घर पूरी तरह से सूना पड़ जाता है। अब बैल्कनी में खड़ी निशा देखती है कि सभी लोग उसकी जेठानी के घर में काफी खुश हैं। सब खुशी से आंगन में बारिश में भीग रहे हैं। हे भगवान, मुझे अब ये प्राइवेसी खाने को दौड़ रही है। इस घर में सब कुछ है लेकिन लोगों का प्यार नहीं है। लोगों का असली प्यार तो जेठानी जी को मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि अपने बारे में सोचते सोचते मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मैंने अपनी जिंदगी से अपनों को ही खो दिया। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए सबसे। अब अगले दिन निशा अपनी जेठानी के घर में आती है। अरे छोटी बहू, तो यहाँ क्यों आई है? देवरानी जी, क्या हुआ? कोई बात थी क्या? जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत की चमक ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि मुझे रिश्ते नाते नजर आने ही बंद हो गए थे। पर अब लगता है असली दौलत आपके पास है। मैं तो सब कुछ होने के बाद भी कंगाल हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे अपने नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। कोई बात नहीं देवरानी जी, मेरे मन में आपको लेके कोई खटास नहीं है। हाँ सही कहा, अगर खटास होती तो यूं तेरी जेठानी अपनी देवरानी के परिवार की सेवा नहीं करती। तूने तो वैसे भी हमें जलील करके भगा दिया था। हाँ, आपने मेरे परिवार के लिए बहुत किया है जेठानी जी। मैं ही गलत थी जो आपको समझ नहीं पाई। चलो, अब जब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो चलो हम अपने पुराने घर में लौट चलते हैं। अब इस दिन के बाद से कात्यायनी का पूरा परिवार एक साथ एक घर में खुशी से रहने लगता है।